बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, C++ के लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल C++ का प्रोग्राम राइट किया था और देखा था कि एक सिंपल प्रोग्राम राइट करने के लिए जो C++ प्रोग्राम की एक स्ट्रक्चर बनती है वो हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि अगर C++ में हमने प्रोग्राम राइट करना है हमने डेव C++ एडिटर को यूज़ किया था और एक सिंपल प्रोग्राम की एक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे ड्रा किया था कि एक सिंपल प्रोग्राम किस तरीके से C++ का कोड यूज़ करते हुए हम कैसे राइट कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोला था कि हम आने वाले लेक्चर में कुछ जो यहाँ पे डिफरेंट आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसा कि स्टार्ट में एक लाइन नज़र आ रही है, उसके बाद नेम स्पेस है, उसके बाद मेन फंक्शन है और उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट है। तो ये डिफरेंट जो आपको इस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं इनको मैंने बोला था कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मज़ीद नेक्स्ट हम जो C++ के कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको जो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम एक लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम डीपली इनको डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें आपको मुश्किल लगें और चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि बिल्कुल आसान वर्डिंग में आसान सा जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आ जाए उतना ही हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कि ये काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कंपाइलर की जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है, वो कैसे काम कर रहा है या किस तरीके से आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से किस तरीके से उसकी कन्वर्जन होती है एंड सो ऑन। ये बहुत ज़्यादा एक डिटेल का टॉपिक है, तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम सिंपल इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के मुताबिक और इनका पर्पस क्या होता है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसको डिस्कस करने से पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, इसको डिस्कस करने से पहले ये एक डायग्राम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है फेजेस ऑफ C++ प्रोग्राम्स कि आपका जो C++ में प्रोग्राम आप राइट करते हैं उसके बेसिकली डिफरेंट फेज़ होते हैं, जिन फेजेस से गुजर के आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक EXE फाइल क्रिएट होती है, जिसको ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको माइंड में रखें। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही चीज़ें बेसिकली यूज़ होती हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फेजेस हमें नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे पहला फेज़ है एडिट का। C++ का प्रोग्राम आपने जब राइट करना है तो उसके लिए हम ज़ाहिर सी बात है एक एडिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने डेव C++ एडिटर को यूज़ किया था लास्ट लेक्चर में और उसमें हमने अपना प्रोग्राम एडिट किया था, प्रोग्राम राइट किया था और प्रोग्राम राइट करने के बाद या एडिट करने के बाद हमने क्या किया था, उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर लिया था, उस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया था। तो पहला फेज़ यही है कि प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड इन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन द डिस्क, ठीक है। प्रोग्राम को एडिट करना या प्रोग्राम को राइट करना और राइट करने के बाद उसको हमने डिस्क पे स्टोर कर लिया या सेव कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड फेज़ की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सेकंड फेज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है प्री प्रोसेस। तो प्री प्रोसेस से क्या मुराद है, यहाँ पे अगर डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है प्री प्रोसेसर, और वो क्या करता है, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस द कोड। आपका जो कोड या आपका जो प्रोग्राम आपने या आपकी जो सोर्स फाइल है जो कि आपने डिस्क पे या अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको स्टोर किया है, जो प्री प्रोसेसर है वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इन फेजेस को नंबरिंग इसकी देखी जाए तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कंपाइल होने से पहले प्रोग्राम आपका प्री प्रोसेस होता है, ठीक है। आपके प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले आपके जो प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम है उसकी प्रोसेसिंग होती है,
वो प्रोसेसिंग कौन करता है? वो प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसर करता है। प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर खुद एक प्रोग्राम है, एक आप कह लें कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सोर्स कोड को प्रोसेस करता है। ठीक है, वो आपके सोर्स कोड को प्रोसेस क्यों करता है इसको हम अभी देखते हैं। असल में आपके सोर्स प्रोग्राम को पहले कंपाइल करने से पहले प्रोसेसिंग करके और डायरेक्शन दी जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फाइल एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करवाई है, या जिसको हम हेडर फाइल का नाम देते हैं, वो अगर हमने इंक्लूड करवाई है तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, या जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है आपके कंपाइलर को कि ये वाली फाइल है इसको इंक्लूड कर लिया जाए, ये हेडर फाइल है इसको इंक्लूड किया जाए। क्यों? इसको हमने नेक्स्ट यूज़ होना है, या इसमें जो हेडर फाइल में जो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं उनकी हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर बेसिकली आपके प्रोग्राम को पहले प्रोसेस करके डायरेक्शन देता है आपके कंपाइलर को कि इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए, ताकि हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में जो जो भी हमने चीज़ें अपने प्रोग्राम में यूज़ की हैं उनको उनकी जो कमांड्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, वो सारे डिफाइन होंगे उस फाइल में जो कि हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और जिसकी डायरेक्शन हमें प्री प्रोसेसर दे रहा है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट कंपाइलर की तरफ जाने से पहले आपको यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम राइट किया था उसमें प्री प्रोसेसर क्या था। तो प्री प्रोसेसर C++ के प्रोग्राम में हमेशा हैश के साइन के साथ ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको हैश का साइन नज़र आए तो आप समझ आइएगा कि ये एक प्री प्रोसेसर है। ठीक है, और जो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया इंक्लूड का, तो इसको कंप्लीट को बोलते हैं, जो हैश इंक्लूड है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये एक डायरेक्शन यहाँ पे दी जा रही है कि इस आयो स्ट्रीम को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। आयो स्ट्रीम क्या है? ये एक हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल क्या है, इसका मकसद क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी हैश के साइन के साथ कोई भी कीवर्ड आता है तो आप समझ आइएगा कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और यहाँ पे कोई डायरेक्शन दी जा रही है कि ये वाला काम परफॉर्म करना है, इस चीज़ को, इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाना है। बेसिकली इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है उसकी तरफ मूव करने से पहले यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर से रिलेटेड स्लाइड है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर लाइंस इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम दैट बिगिन विद कैरेक्टर हैश। ठीक है, तो हैश के साइन के साथ जो भी लाइन आपको नज़र आएगी, जो भी वर्ड आपको कीवर्ड नज़र आएगा, तो आप समझ आइएगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद है विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल सोर्स कोड टेक्स्ट। और ये जो आपका सोर्स कोड है, बाकी जो हमने मेन के बाद वो सारा सोर्स कोड लिखा होता है, ये उससे डिफरेंट, आपने जो लाइन ऐड की होती है ये उससे डिफरेंट होती है, ये उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, दे आर इन्वोक्ड टू प्रोसेस सम प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले एक प्रोसेसिंग से गुजरता है। जो प्रोसेसिंग करता है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड इन सोर्स कोड और इन द कॉमन लाइन एज आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग कंपाइलेशन। एग्जांपल्स फॉर प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड इन C, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन एक्सेट्रा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमने यहाँ पे अभी तो जस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था कीवर्ड हैश इंक्लूड का, लेकिन उसके अलावा बहुत सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में नेक्स्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको गूगल पे अगर लिखेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें हैश इंक्लूड है, हैश प्रोग्रामा है, हैश डिफाइन है, हैश मैक्रोज, हैश एरर, वार्निंग, अनडिफाइंड, इफ एल्स, एल्स इफ, एंड इफ एक्सेट्रा।
ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट हमें यहाँ पे नजर आ रही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, और हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का एक अपना पर्पस है, एक अपना मकसद है, उसने क्या डायरेक्शन देनी है कंपाइलर को, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाने की, कौन सी फाइल इंक्लूड हम करवा रहे हैं या जिस भी मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये हैश इंक्लूड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो ये क्या चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, इसको हम ज़रा देख लें, उसके बाद नेक्स्ट हेडर फाइल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, प्री प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट फेज़ है कंपाइल का। आपका प्रोग्राम होता है कंपाइल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम राइट करने के बाद हमने कंपाइल भी किया था। और कंपाइल से क्या होता है, आपका प्रोग्राम बेसिकली ट्रांसलेट होता है सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज से, यानी कि सोर्स प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट होता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। तो यहाँ पे लिखा है कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर्स इट ऑन डिस्क। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम की एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया भी था कि बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं बात करेंगे, हम जस्ट इनको यानी कि ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है लिंक। ठीक है, लिंकर क्या करता है, उसके बाद लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरीज, क्रिएट्स आपकी जो आउटपुट फाइल है वो क्रिएट होती है, एंड स्टोर इट ऑन डिस्क। ठीक है, लिंकर क्या करता है, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को कनेक्ट करता है, यानी कि लिंक करवाता है लाइब्रेरीज के साथ। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या है, ये हेडर फाइल की स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है लोड। लोडर क्या करता है, लोडर पुट्स प्रोग्राम इन मेमोरी। जो लोडर है वो आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है। उसके बाद है एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या है जी, सीपीयू टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इट, पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डाटा वैल्यूज एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। तो नेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है आपके प्रोग्राम की, जो मेमोरी में या रैम में जो आपका प्रोग्राम लोड हुआ है, वन बाय वन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो कि आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी होती है। तो ये कंप्लीट आपके C++ प्रोग्राम एडिट करने से लेके एग्जीक्यूट होने तक डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, और ये फेजेस आपके सामने हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हेडर फाइल्स की। यहाँ पे जो प्रोग्राम में मैंने एंगल ब्रैकेट्स में एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आईओ स्ट्रीम मैंने यहाँ पे राइट किया है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, आई से मुराद है इनपुट और ओ से मुराद है आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक हेडर फाइल है। पहले कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखा जाता था। ठीक है, हेडर फाइल के साथ डॉट एच की एक्सटेंशन ऐड की जाती थी, लेकिन नॉर्मली अब जो इसकी डॉट एच की एक्सटेंशन है मोस्टली हेडर फाइल के साथ ऐड नहीं की जाती, ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में हेडर फाइल की डेफिनेशन करूं तो बेसिकली हेडर फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरीज, जो आप कह लें जो कंपाइलर है उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं या लाइब्रेरी फाइल होती है, उसमें बेसिकली हर कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये एक रिजर्व वर्ड मैंने यूज़ किया है इंक्लूड का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने रिजर्व वर्ड यूज़ किया मेन का, या मैं यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सी आउट का, या इसी तरीके से होता है सी इन का, इफ़ का है, एल्स इफ का है, या उसके अलावा वाइल है, फॉर है, डू वाइल है, एंड सो ऑन। बहुत से कीवर्ड्स हैं, बहुत से रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा कि सी आउट है, इसका जो मकसद है इसने वही काम करना है, आप अपनी मर्जी से इससे कोई काम नहीं करवा सकते। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली इस सी आउट ने क्या करना है, या मेन ने क्या करना है, या इंक्लूड का जो कीवर्ड है उसने क्या करना है, या नेम स्पेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसने क्या करना है। तो ये जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं पे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब ये सी आउट हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करके ये दे रहा है, तो इसको किसने बताया कि तुमने ये काम करना है, या सी इन ने इनपुट लेनी है, या इफ़ ने कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होना है, एंड सो ऑन। जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, या जितने भी कीवर्ड्स हैं, तो ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली ये कहीं ना कहीं पे
डिफाइन किए गए होते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम राइट किया, हमारे सामने आउटपुट आ गई, तो कंपाइलर को कैसे पता चला कि सी आउट का ये काम है, या मेन का ये काम है, या इफ़ का ये काम है, या फॉर लूप ने ये काम करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रोग्राम में फाइंड करना चाहते हैं साइन थीटा या कोस थीटा फाइंड करना चाहते हैं, या मैथमेटिकल को कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से की जाएंगी, कैसे पता चलेगा कंपाइलर को। तो बेसिकली हर फंक्शन को, हर क्लास को, हर रिजर्व वर्ड को पहले डिफाइन किया जाता है। जहां पे डिफाइन किया जाता है उनको बेसिकली हेडर फाइल्स बोलते हैं। ठीक है जी, उनको क्या बोलते हैं, उनको हेडर फाइल्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज़ की थी लास्ट प्रोग्राम में, आयो स्ट्रीम के नाम से, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसका मकसद ये था कि अगर तो मैं अपने प्रोग्राम में कोई इनपुट लेना चाहता हूँ, या मैं कोई आउटपुट देखना चाहता हूँ, या आउटपुट हमें चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ किया मैंने सी आउट का। तो सी आउट ने क्या करना है, इसको डिफाइन किया गया है आयो स्ट्रीम की हेडर फाइल के अंदर, कि सी आउट का ये मकसद है, या सी इन का ये मकसद है, इसने ऐसे काम करना है। तो इस वजह से मैंने आयो स्ट्रीम को यहाँ पे यूज़ किया था। अगर फ़र्ज़ करें मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे यूज़ करता हूँ साइन, या कोस यूज़ करता हूँ, या टेन यूज़ करता हूँ, या मैथमेटिकल कोई भी मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता हूँ मैथमेटिकल, तो उसके लिए मुझे अलग से एक यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी, जो कि है मैथ के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि कोई भी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी है तो C++ में मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ हेडर फाइल्स मौजूद हैं, जिनको हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जस्ट इंक्लूड करवाना होता है, ताकि जो कंपाइलर है वो उनके मुताबिक प्रोसेसिंग कर सके। जो कंपाइलर है वो समझ सके कि ये सी आउट क्या है, या साइन क्या है, या कोस क्या है, एंड सो ऑन। कोई भी जो चीज़ यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करते हैं, या कोई भी रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं, या इफ़ यूज़ करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं इनको असल में डिफ़ाइन किया गया होता है इन फाइल्स में। तो इन फाइल्स को जहाँ पे रखा जाता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरीज़। ठीक है, ये फाइल्स जहाँ पे पड़ी होती हैं उसको बोलते हैं C++ की लाइब्रेरीज़ हैं, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई होती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल्स होती हैं जहाँ पे फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया होता है। जिसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट किया है उसने ये सारी की सारी चीज़ें डिफ़ाइन की होती हैं। तो यहाँ पे स्लाइड को मैं पढ़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी कि यहाँ पे हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनको यूज़ करने का मकसद क्या है। तो इस स्लाइड को हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, इसको हम पढ़ लें जल्दी से। हेडर फाइल्स कंटेन डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। ठीक है, हेडर फाइल्स में क्या होता है, जो आप फंक्शंस या वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उनकी डेफिनेशन होती है, वहाँ पे डिफ़ाइन किए गए होते हैं, इन्होंने ये काम ऐसे करना है। ठीक है जी, उसके बाद है विच इज़ इम्पोर्टेड और यूज्ड इनटू एनी C++ प्रोग्राम बाय यूजिंग दी प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। ठीक है, हैश इंक्लूड का मैंने डिस्कस कर लिया है। हेडर फाइल हैव एन एक्सटेंशन .h विच कंटेन C++ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशन। ये .h पहले मैंने बताया है कि यूज़ की जाती थी, अब मोस्टली जो हेडर फाइल्स हैं उनके साथ .h को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी आयो स्ट्रीम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ये हेडर फाइल यूज़ की थी। आयो स्ट्रीम इज यूज टू इन्वोक द कॉमनली यूज फंक्शन लाइक सी आउट, सी इन अ C++ प्रोग्राम। आयो स्ट्रीम का मकसद क्या है, इसने इन्वोक यानी कि कॉल करवाना होता है सी आउट और सी इन, जो दो फंक्शंस हैं, इनको अगर आपने अपने प्रोग्राम में सी आउट या सी इन को यूज़ करना है तो आपको आयो स्ट्रीम इंक्लूड करवाना पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है जी, उसके बाद आयो स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। व्हेन वी राइट हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम इन C++, we can use the functions and macros defined in the header file directly like cout, cin and other basic input and output functions। ठीक है, आयो स्ट्रीम जब हमने यूज कर लिया है तो जितने इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। ठीक है, ये जस्ट आयो स्ट्रीम का मकसद सी आउट और सी इन ही नहीं है, मजीद और भी फंक्शंस हैं जो कि आयो स्ट्रीम की मदद से या की वजह से वर्क करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं राइट करता हूँ C++ हेडर फाइल्स लिस्ट, यहाँ पे देखते हैं कि C++ में हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं। ये आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी और वेयर फाइल यूज इन C++, एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर्स, ये यहाँ पे आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो न्यूमेरिक लिमिट्स हैं, एरर हैंडलिंग है, स्ट्रिंग लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटीज़ के लिए कंटेनर लाइब्रेरी है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे। ये देखें हम यहाँ पे आयोस्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा इनपुट आउटपुट में और भी बहुत सी यहाँ पे आपको हेडर फाइल नज़र आ रही हैं। अगर आयोस्ट्रीम की डिटेल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे मज़ीद कुछ डिटेल मिल जाएगी, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आयोस्ट्रीम में कौन कौन से मज़ीद फंक्शन हैं सी इन और सी आउट के अलावा, तो उसकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी कि आयोस्ट्रीम में कौन कौन से मज़ीद फंक्शन जो हैं वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये मकसद होता है जी हेडर फाइल्स का, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड करवाते हैं और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम स्पेस की, कि इसका मकसद क्या है और इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को जो क्लासेस वगैरह लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि हेडर फाइल क्या है, इसका मकसद क्या है, या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली क्या चीज़ है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 100% नहीं, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंटरनेट से सर्च किया करें ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे, आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक का पेज है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।